Hello friends, Jai Jineendra. Today we have with us Dr. Deepak Kumar Jain and Dr. Shraddha Jain from Oncology Department. So let's welcome them. Welcome to our show, Jai Jineendra. जय जिनेंद्र। मैं आप दोनों से मेरा कॉमन क्वेश्चन रहेगा लाइक यू आर एक्सपर्ट इन सर्जिकल डिपार्टमेंट एंड यू आर फ्रॉम क्लिनिकल डिपार्टमेंट लव टू आस्क इज कि जब कोई इंसान डायग्नोज होता है कैंसर से राइट तो उसके लिए सबसे जो पहली चीज होती है जो उसे करनी होती है डॉक्टर के पास जब जाता है तो कहाँ जाना चाहिए डायरेक्ट सर्जिकल के पास जाना चाहिए या क्लिनिकली उसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए बिकॉज इंसान को जब पता लगता है कि वो कैंसर से पीड़ित है तो वो परेशान हो जाता है जो उसको निकालने की कोशिश करता है वो पहले के स्टेप सारे भूल जाता है सो क्या करना चाहिए उसे। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैंसर से डरे नहीं। कैंसर से हमें लड़ना है। तो कैंसर की डायग्नोसिस अगर कभी भी बनती है या कैंसर का पता लगता है तो सबसे पहले एक उचित तरीके से हमें ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना है। ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे तीन तरीके के ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट देखते हैं, एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि रेडिएशन का ट्रीटमेंट देखते हैं। तो मरीज को हमेशा एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलने की कोशिश करना चाहिए जिससे कि उसका प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशंस हो सके, सही समय पे उसकी स्टेजिंग हो सके और सही तरीके से उसका इलाज शुरू किया जा सके। जिस भी ट्रीटमेंट में यदि कीमो की जरूरत है, पहले कीमोथेरेपी की जरूरत है या पहले सर्जरी की जरूरत है, वो विभिन्न प्रकार के कैंसरों में अलग अलग इलाज होता है। अलग अलग स्टेज पे उसका अलग तरीके से उपचार किया जाता है। तो ये एक जॉइंट मॉडलिटी ट्रीटमेंट कहा जाता है हमारे हिसाब से, जो हमारी भाषा में बोलते हैं इसे मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट, यानी सारी स्पेशलिटीज मिलके इसका इलाज करती हैं। तो इससे बिल्कुल भी ना घबराएं, एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले। अगर यदि आपकी अप्रोच सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से हो तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले, या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से हो तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले। डॉक्टर श्रद्धा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हम जो भी अगर पेशेंट आता है हमारे पास उसमें जो हमें सही लगता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, सारे बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं और फिर उसके बाद जैसे उसे ज़रूरत है उसके इलाज की, उसकी डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, उसका परफॉर्मेंस स्टेटस, यानी वो क्या क्या जो भी इलाज होता है कैंसर का इलाज काफ़ी लंबा होता है और वो जिस हिसाब से वो झेल पाएगा उस हिसाब से हम उनसे डायरेक्ट करते हैं कि आप अभी जाके डॉक्टर से मिलिए, आप सर्जरी वालों से पहले मिलिए या आप कीमो वालों से पहले मिलिए या आपको आज सिखाई की ज़रूरत पहले है। तो हम उनसे अप्रोप्रिएटली डायरेक्ट किया जाता है। तो इट डजेंट मैटर कि आप किससे मिल रहे हो, बट आप ये ज़रूरी है कि आप ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले। तो हम इंसान मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, लेकिन लाइक हमने कहा स्टार्टिंग में ही कहा कि लोगों को पता नहीं होता है इतना, तो शायद वो डर जाता है, डर के मारे सही डिसीजन नहीं ले पाता है। क्योंकि कहा भी जाता है जो हमारे सॉलिड कैंसर होते हैं लाइक जो हमें गार्ड के थ्रू दिखता है, तो उस सिचुएशन में लोगों का पहला थॉट ये होता है कि इसे हम रिमूव करा देते हैं। लेकिन कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, अभी आपको थोड़ा टाइम है, आप रिमूव मत कराइए, अभी आप थेरेपीज लीजिए, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम उन्हें सही गाइडेंस क्यों नहीं देते? अगर हमें पता है कि उसको हम जड़ से निकाल के कैंसर को खत्म कर सकते हैं, तो व्हाई वी गो ऑन थेरेपीज? ट्रीटमेंट किसी भी कैंसर का, इसको देखिए, एक हमें समझने की जरूरत है। कैंसर का ट्रीटमेंट हमारा एक गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। इसके अंदर पूरी एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि अगर हम कैंसर का इलाज करना चाहते हैं तो हमें कैंसर के स्पेशलिस्ट से मिलना है, हमें ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना है। तो अगर किसी हर कैंसर, जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन कैंसर जो कि महिलाओं में इंडिया में बहुत कॉमन है, तो उसके इलाज में डिपेंडिंग ऑन द स्टेज है कि किस स्टेज पे आ रहा है। अगर स्टेज 1 और 2 में डायग्नोज हो रहा है तो पहले ऑपरेशन होगा। अगर स्टेज 3 का, जिसको हम लोकली एडवांस कहते हैं, उसके अंदर पहले कीमोथेरेपी दी जाएगी, उस गांठ को छोटा किया जाएगा और उसको फैलने से रोका जाना बहुत जरूरी है, और उसके बाद फिर ऑपरेशन किया जाएगा और उसके बाद रेडिएशन किया जाएगा। या हर कैंसर का अलग तरीके से इलाज होता है। तो कई बार हमको पहले कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है जिससे कि उसकी फैलने से रोकथाम कर सकें, उसको ऑपरेशन के लायक बना सकें, और उसके बाद ऑपरेशन करना होता है। कई बार कुछ कैंसर में डायरेक्ट ऑपरेशन करना होता है। कुछ कैंसर में, जैसे आंत का या लेट्रिन के रास्ते का कैंसर है जिसे कार्सिनोमा रेक्टम कहते हैं, उसमें ज्यादातर जो हमारे इंडिया में केस होते हैं वो थोड़े एडवांस होते हैं। तो उसमें पहले रेडिएशन थेरेपी देनी होती है,
और उसके बाद उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो ये आपके स्पेशलिस्ट आपको सफल तरीके से पूरा बताएंगे और उपचार करेंगे, तो उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना चाहिए। यानी ये स्टेज टू स्टेज वेरी करता है Yes. कि हमें किस चीज की कब जरूरत होती है। Yes. लाइक यू एक्सपर्ट इन कीमोथेरेपी, सबसे पहले एक क्वेश्चन रहेगा कि कीमोथेरेपी क्या है? Chemotherapy basically is treatment which helps in जो कैंसर के कोशिकाएं होती है वो बहुत तेजी से डिवाइड हो रही होती है, ठीक है, और वो तेजी से फैलने की भी कोशिश करती है। तो इसको रोकने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ इंजेक्टेबल्स या ओरल तरीके से इंजेक्शन दिए जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। इट कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज कीमो is the injection and therapy is a treatment. So basically we are trying to do a treatment by using injectables and oral medications. ओके, तो कीमोथेरेपी के जैसे सर ने कहा कि इट्स डिपेंड अपॉन स्टेज की, आप अगर हमें कीमो सर्जरी करना ही पड़ेगा, बट समहाउ वी कैन रिड्यूस दैट पार्ट फ्रॉम थेरेपीज आल्सो, उसके बाद ज़्यादा यूजफुल रहेगा उसकी सर्जरी। तो हर टाइप के कैंसर में हम कीमोथेरेपीज देते हैं या इज देयर एनी स्पेसिफिक पार्ट? हर एक सब लाइक बहुत तरीके की कीमोथेरेपी होती है, और हर एक कैंसर में अलग अलग इंजेक्शंस होते हैं कीमोथेरेपी के। तो हम हर एक पर्सन का इंडिविजुअलाइज करते हैं कि हमें उसे कौन से टाइप का देना है। कीमो में भी आजकल बहुत सारे टाइप आ चुके हैं। हम लोग वी यूज हार्मोनल थेरेपी, देन वी हैव इंजेक्टेबल टारगेटेड थेरेपी। तो बहुत सारे टाइप्स है, वो इतना सारा एक स्कोप में कवर करना बड़ा मुश्किल है। बट मैं चाहूँगी थोड़ा सा एजुकेट करें आप हमारे ऑडियंस को, कि थोड़ा सा उन्हें पता लगे, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं लाइक हमारे देश में मिसकंसेप्शंस ही ज़्यादा है, मिथ्स ज़्यादा है कैंसर से रिलेटेड। बट सही इलाज के लिए जो है आपको सही जगह पे जाना है, आपको कीमोथेरेपी के स्पेशलिस्ट के पास जाना है, और आपको अपनी बीमारी समझना ज़्यादा ज़रूरी है rather than understanding the entire chemotherapy in one go. You have to understand कि you have a specific type of cancer. Somebody, मतलब whoever the individual is, he is having a specific type of cancer. He is not suffering from all the type of cancer. तो अगर आप जनरली गूगल करते हो या इंटरनेट पे जाते हो तो आपके ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट होता है। आपको इट इज़ बेटर कि आप अपने स्पेसिफिक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए, अंडरस्टैंड व्हाट इज पर्टेनिंग टू यू, नॉट एवरीथिंग, एंड देन गो फॉर इट। लाइक यू सेड, गूगल के थ्रू लोग बहुत ही ज्यादा पढ़ लेते हैं एंड बहुत ज्यादा ना क्लमजीनेस हो जाता है उनके माइंड में, एंड दे आर नॉट इन अ स्टेबल ऑफ माइंड कि वो डिसाइड कर सके व्हाट टू रॉन्ग और व्हाट टू नॉट। देयर इज वन मोर थिंग कि कैंसर के लिए लोग और भी ज्यादा घबराते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारे पास पैसे इतने नहीं हैं एंड हम थेरेपीज में इन्वॉल्व हो जाएं, या डॉक्टर ने हमें कुछ ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस बोल दिए हैं जो हमें लेना है बट वी डोंट अफोर्ड दैट थिंग। सो उस सिचुएशन में आप क्या गाइड करना चाहेंगे? कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा होता है। हमें कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत पेशेंस और बहुत सावधानी से चलना है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट को उतना ही जरूरी है अफोर्डेबल बनाना। तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो भी इसके अंदर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को साथ में मिलके, यानी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों को साथ में मिलके आगे आना होगा। जैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट काफी सस्ता है, लेकिन उसी के एवज में वेटिंग लिस्ट है वहाँ। तो वेटिंग लिस्ट, कैंसर में वेटिंग लिस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। कैंसर इज अ प्रायोरिटी डिसीज, मतलब उसका जिस दिन डायग्नोसिस हुआ उसी दिन से या विद इन अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते के अंदर अंदर इलाज चालू होना बहुत जरूरी है। तो अगर हमें एम्स में या किसी भी सरकारी अस्पताल में, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 1 महीने की डेट या जांच की कोई डेट मिल रही है तो ये नहीं होना चाहिए। इलाज तुरंत होना चाहिए इमीडिएट इफेक्ट के साथ, तभी हमें उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, तभी हम जान बचा सकते हैं। तो एक तो गवर्नमेंट पे है कि ज्यादा से ज्यादा कैंसर सेंटर ओपन हो। प्राइवेट का इलाज एक तरफ बहुत महंगा है, हमारे 60 to 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करती है, जिनके पास इंश्योरेंस भी नहीं है। अगर देखा जाए डेटा के अकॉर्डिंग तो इंश्योरेंस की प्रिविलेंस सिर्फ 20% है हमारी कंट्री में। 80% लोग आज भी इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है। तो हमें उसके लिए जो वो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उसको टारगेट करना है। तो हमने एक इनिशिएटिव चालू किया है जिसको हम कहते हैं C4U कैंसर क्लिनिक। C4U का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर एंड क्योर कैंसर क्लिनिक। तो हमारी एक संस्था है उम्मीद हेल्थ केयर एंड मेडिकेयर, एक NGO है,
और एक आंचल एनजीओ है, उनके साथ मिलके एक हमने डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर ओपन किया है जो कि वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास है। वहाँ पे जो भी एक हर तरीके के कैंसर की अलग अलग प्रकार की कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट करी जाती है। जो भी पेशेंट के स्टेज वाइज या जो भी गाइडलाइन बेस्ड करेक्ट ट्रीटमेंट है वहाँ पे दिया जाता है, और ये बहुत अफोर्डेबल किया गया है। सारे इन्वेस्टिगेशन जितनी भी जांचें होती हैं कैंसर की वो एक 24 से 48 घंटे के अंदर कंप्लीट करी जाती हैं, जिससे कि उसमें समय नष्ट ना हो। और उसके बाद उसकी कीमोथेरेपी दी जाती है, जो कि कीमोथेरेपी किसी भी प्राइवेट या कॉर्पोरेट अस्पताल में 20 से 25 हज़ार की होती है, वो वहाँ 3 से 4 हज़ार में कंप्लीट कर दी जाती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। टोटल बिल जिसमें बहुत सारी संस्थाएं, एनजीओज और समाज इसमें हमारी मदद करता है, और हमने एक इनिशिएटिव लिया है। शायद हम इसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पाएं। इसको आप सब लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश करें। डेफिनेटली। तो उस जो आपका क्लिनिक जैसा आपने बताया वो था रनिंग दैट, तो बहुत सारे लोग आते होंगे, तो किस टाइप के कैंसर जो पेशेंट्स होते हैं वो उनका जो स्टेज आते हैं, किस स्टेज पे आके आप लोग उन्हें एडमिट करते हैं? लाइक स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं या कोई स्टेज पे जब हर जगह से उनको निराशा मिलती है तो उस वक्त आते हैं, देन आप उन्हें एडमिट करते हैं? क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, कैंसर में मूलतः 3 स्टेज आप लोगों के लिए, मतलब मैं जनरल पब्लिक के लिए बताता हूँ, कैंसर में 3 स्टेज को हमको समझना चाहिए। बाकी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाए। एक होगी अर्ली स्टेज, जिस समय बहुत जल्दी डायग्नोसिस हो गई है। एक कहते हैं हम लोकली एडवांस स्टेज, मतलब कहीं फैला नहीं है लेकिन ज्यादा है बीमारी। और एक होती है मेटास्टैटिक स्टेज। मेटास्टैटिक स्टेज मतलब कैंसर पूरे शरीर में अन्य भागों में फैल गया है। तो किसी भी मॉडलिटी पे अगर कोई भी पेशेंट आता है, किसी भी स्टेज पे हमारे पास पेशेंट आता है, तो अगर अर्ली स्टेज आएगा तो जो उसका ट्रीटमेंट होना है, यदि उसको सर्जरी होना है तो हम सर्जरी करते हैं उसकी, या अगर उसको कीमोथेरेपी रेडिएशन से ट्रीटमेंट होना है तो हम वो करते हैं। अगर लोकली एडवांस में आता है, हमारे इंडिया में ज़्यादातर पेशेंट्स की बीमारी को छुपा के रखते हैं, समय पे इलाज नहीं कराते हैं, एजुकेशन और अवेयरनेस का थोड़ा सा कम है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर ज़्यादातर पेशेंट्स लोकली एडवांस स्टेज में आते हैं हमारे पास, हमारे देश में हर जगह पे। मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से ही हूँ, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, तो मैंने वहाँ पर भी देखा है, एम्स में भी देखा है, हर जगह पे लोकली एडवांस में ज़्यादा प्रेजेंटेशन है हमारी कंट्री में। तो उन सब पेशेंट्स को ज़्यादातर केसेस को पहले कीमोथेरेपी लगती है, फिर उनका ट्रीटमेंट होता है। और मेटास्टैटिक जो स्टेज 4 में आते हैं, उनको उनका ट्रीटमेंट प्राइमरी कीमोथेरेपी होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट उनका कीमोथेरेपी रहता है, क्योंकि उसमें सर्जरी का कोई रोल नहीं होता है। तो मतलब सर्जरी लास्ट स्टेज पे सर्जरी आप नहीं कर सकते हैं? लास्ट स्टेज में सर्जरी नहीं करते हैं। सर्जरी हमेशा तब करी जाती है जब एक जगह बीमारी लोकलाइज्ड हो। अगर एक जगह बीमारी है जिसको हम पूरी तरह निकाल सकते हैं तो ऑपरेशन से फायदा होगा। यदि वो शरीर के अन्य भागों में फैली हुई है तो ऑपरेशन करने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाकी जगह पे आप ऑपरेशन नहीं कर रहे। तो हमेशा स्टेज 1, 2, 3 में सर्जरी होगा अगर रोल होगा उस कैंसर में, और स्टेज 4 में कभी भी सर्जरी का रोल नहीं होता है। In that case, chemotherapy helps more. क्या होता है कि अगर छोटे छोटे कीटाणु शरीर में पूरी तरीके से फैले हुए हैं तो you can't remove one cells by itself. आपको कीमोथेरेपी देके हर एक सेल पे टारगेट करना होता है। तो कितना ज्यादा ड्यूरेशन लेता है कीमोथेरेपी का? नहीं, थोड़ा सा सारे बीमारियों में अलग अलग होता है, बट जनरली यू रिक्वायर अबाउट 6 साइकिल्स लगते हैं कीमोथेरेपी में। तो जैसे कुछ कीमोथेरेपी होती है कुछ वीकली चलती है, कुछ हर 15 दिन में चलती है, और कुछ कीमोथेरेपी होती है जो हर 21 दिन में चलती है। डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन और डिजीज टू डिजीज। It depends on everything. It depends on person to person. It depends on a person may have the same type of disease, but उसका performance status होता है कि वो क्या काम कर पा रहा है, उसमें वो कीमोथेरेपी झेल सकता है या नहीं झेल सकता। तो जिन केसेस में वो नहीं झेल पाता, स्ट्रॉन्ग डोज कीमोथेरेपी नहीं झेल पाता, तो इन दैट केस वी गिव अ वीकली कीमोथेरेपी देते हैं। कुछ लोगों में हम लोग कीमो की गोली चलाते हैं कि द पेशेंट शुड, द बीमारी रुकनी चाहिए और उसे साइड इफेक्ट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कीमो से। तो साइड इफेक्ट झेलना एंड पेन, हेयर फॉल, देयर इज मेनी थिंग्स जो हम सुनते आ रहे, तो इज ऑल ट्रू थिंग्स? देखो, वही मैं बता रही हूँ आपको कि कीमोथेरेपी से साइड इफेक्ट्स होते हैं। हम अगर घर में एसी भी ऑन रखते हैं तो थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सब होता है। सो दीज आर ऑल साइड इफेक्ट्स, स्मॉल साइड इफेक्ट्स, जैसे नौशिया, वॉमिटिंग, बाल जाना, एंड कभी कभी लूज मोशंस होते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत टेम्परेरी होती है। तो ये जब तक जब सेशन तक चलता हमारी है, कीमोथेरेपी चलती है तब तक ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट दीज साइड इफेक्ट्स आर वेरी इजीली मैनेज्ड बाय गिविंग एंटी एमेटिक्स। उसके लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ होती है, तो हम हर एक इंडिविजुअलाइज के हिसाब से हम चलाते हैं वो दवाइयाँ। और ये एंड ये सारी साइड इफेक्ट्स टेम्पररी होती है। जैसे ही आपकी कीमोथेरेपी खत्म होती है ये सब ठीक हो जाता है। जिनके बाल चले जाते हैं ड्यूरिंग कीमोथेरेपी या आफ्टर, एज सून एज योर कीमोथेरेपी स्टार्ट्स, विद इन नेक्स्ट 2 weeks यू विल हैव नॉर्मल हेयर। सो हमें साइड इफेक्ट्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें इलाज पे ध्यान देना है। हमें ये चाहिए कि हम तुरंत इलाज शुरू कर दें एंड we'll get better results। अगर आपको सेकेंड ओपिनियन की जरूरत है तो आप 1 या 2 डॉक्टर के पास चले जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपका ओपिनियन सेम वापस हर जगह से सेम ही आ रहा है, तो आप 1-2 डॉक्टर जल्द से जल्द पकड़ के आपका इलाज विद इन अ वीक स्टार्ट कर दीजिए। कितने % चांसेस होते हैं कि कीमोथेरेपी के माध्यम से पेशेंट का कैंसर है जिस भी पार्ट का है वो ठीक हो जाता है? कितने, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, राइट? तो कितना % चांसेस होता है? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि लिए इट्स अ वर्चुअल क्वेश्चन, बट फिर भी बहुत अच्छे चांसेस है आजकल, क्योंकि लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट है, ऑप्शंस है, ये डेली कैंसर में रिवाइज हो रहा है। इसके अंदर बहुत सारे नए ड्रग्स डेली आते हैं एंड वी ट्राई टू डू द बेस्ट फॉर द पेशेंट। सो आजकल पहले से कंपेयर्ड आजकल ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कैंसर्स आर ट्रीटेबल। Even if not curable, it is treatable. We treat it and control किया जा सकता है। हाँ, because we have high definition, medicine and बहुत सारी चीजें Yes. आज है, आज पहले के भी है। कंपैरिजन आज नहीं रहे। कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं, Yes. लाइफ वापस ट्रैक पे आ सकती Yes. है। डॉक्टर दीपक, आपके लिए क्वेश्चन है, लाइक आपने रोबोटिक सर्जरी में भी Yes. आप इन्वॉल्व रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है ये रोबोटिक सर्जरी और मैनुअल सर्जरी से ये किस तरीके से डिफर है? रोबोटिक सर्जरी एक रोबोट यूज करा जाता है, डा विंसी सिस्टम। वो कोई रोबोट सर्जरी नहीं करता है, सर्जरी सर्जन ही करता है। Okay. सो इट इज अ बेसिकली रोबोटिक आर्म्स, जो कि जैसे लेप्रोस्कोपी होती है, लेप्रोस्कोपी होती थी जिसको मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं हम। तो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में 2 चीजें हैं, एक लेप्रोस्कोपी है, एक रोबोटिक सर्जरी है। तो लेप्रोस्कोपी में हम इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ के हाई डेफिनेशन कैमरा में देख के और सर्जन ऑपरेशन करता था। Okay. अब यही एक रोबोटिक आर्म्स बना दी गई हैं जिसमें सर्जन कंसोल पे बैठ के सारा ऑपरेशन करता है, उन रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल करता है, एक असिस्टेंट भी रहते हैं। तो इसके अंदर हमको स्टेबल कैमरा मिलता है, एक्सेस अच्छा है और विजन अच्छा है, ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहता है। और एक फायदा जो कि एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में होता है कि जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, पेन कम होता है, तो वो फायदा मिलता है। बट साथ में ये थोड़ा सा कॉस्टली ट्रीटमेंट है, तो इसका कोई एडवांटेज एज सच एडवांटेज नहीं है कन्वेंशनल सर्जरी के ऊपर। ये बहुत समझना जरूरी है। हम सारी फैंसी चीजों में बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को, अच्छी है वो बहुत चीज, हम करते हैं वो सर्जरी, लेकिन कन्वेंशनल सर्जरी के ऊपर, यानी जो हम ओपन सर्जरी करते हैं, उसके ऊपर कोई एडवांटेज नहीं है रोबोटिक सर्जरी का। हम हमेशा अगर ट्रायल्स में देखें, हमारी भाषा में अगर हम बात करें, तो हम नॉन इन्फीरियरिटी ट्रायल्स रन करते हैं। नॉन इन्फीरियरिटी ट्रायल्स होते हैं जहां पर हम ये कंपेयर करते हैं कि ये ट्रीटमेंट मॉडलिटी हमारे ओपन सर्जरी से नॉन इंफीरियर है। हम कभी सुपीरियरिटी ट्रायल्स रन नहीं करते हैं, सोचिए कभी भी, इट्स ऑलवेज नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल्स। तो ये ट्रीटमेंट मॉडलिटी कन्वेंशनल सर्जरी से सुपीरियर नहीं है। हाँ, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, और कुछ कैंसर्स में ही इसका रोल है, जैसे पेल्विस में कैंसर है, गायनी के कैंसर है, रेक्टम कैंसर है, वहां रोल है, ज्यादा रोल है। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो हम उसको ऑफर करना चाहिए, नहीं तो सिंपल जो ओपन सर्जरी है उसको प्राथमिकता दें, अपना इलाज कराने को प्राथमिकता दें। जो अफोर्डेबल क्लास है उसके लिए ये डेफिनेशन चेंज हो सकती है, लेकिन जो नॉर्मल पॉपुलेशन है हमारी, वो इन चक्करों में ज्यादा ना पड़ते हुए पहले इलाज को प्राथमिकता दे, सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट करे अपना। अगर यदि अफोर्डिंग है या इंश्योरेंस में कवर्ड है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली उसके जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के फायदे हैं। बिल्कुल, कि हर जगह है इंडिया में कॉमन हो चुका है या अभी इंडिया में आने टाइम में? नहीं, इंडिया में है, कुछ सेंटर्स में अवेलेबल है। तो जो बड़े कैंसर सेंटर्स हैं वहाँ पे सब जगह पे अवेलेबिलिटी है रोबोट की इस समय। तो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है। इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है कि मैं कहूँ कि आपको हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है, बट यस, ऑल बिग सेंटर्स हैव इट इन द कंट्री। सो ये मॉडलिटी ऐसा नहीं है कि कोई विदेशों में है और ये आएगी, ऐसा नहीं है। सो इट इज देयर अवेलेबल, बट
इट शुड बी इंटरप्रेटेड। इसका इंटरप्रिटेशन हमें करेक्टली करना है कि ये कोई कन्वेंशनल ओपन सर्जरी से सुपीरियर नहीं है, तो ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज के साथ अफोर्डेबिलिटी है तो डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी के लिए जाए। जी बिल्कुल। कैंसर, आजकल कैंसर से कोई भी नहीं बचा है, बच्चे बड़े बूढ़े हर कोई इससे ना पीड़ित है। द थिंग इज कि कैंसर कब किसको हो जाए पता नहीं लगता है, लेकिन क्या पता लगते वक्त किसी के अंदर हो रहा है तो कोई साइन एंड सिम्टम्स आते हैं जर्नल टर्म्स में? जनरल टर्म्स में हम जैसे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं तो एक बड़ी सिंपल सी चीजों को हमें याद रखना है। अगर किसी भी एक 3 वीक्स की डेडलाइन को डिसाइड करिए। अगर 3 हफ्ते से ज्यादा शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ है, 3 हफ्ते से ज्यादा शरीर के किसी भी हिस्से में घाव है, या तो मुंह के अंदर कहीं घाव है या कहीं पे शरीर में कहीं घाव है, या 3 हफ्ते से ज्यादा बहुत ज्यादा लूज मोशंस लगे हुए हैं जो कि दवाई लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी है या खांसी में खून आ रहा है, ट्रीटमेंट कर लिया हमने लोकल डॉक्टर्स को दिखा के लेकिन चीजें कंट्रोल नहीं हो रही है, या ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है किसी लेडी को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, पीरियड्स के समय होती है, वो परसिस्टेंट है, या एक पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में, यानी जब उम्र 50 साल की उम्र के ज्यादा भी ब्लीडिंग हो रहा है, या पेशाब में किसी तरीके का खून आ रहा है, तो ये सारे वार्निंग साइंस होते हैं। या पेट में कोई गांठ है हमको, या पीलिया 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, ठीक नहीं हुआ है, हमने इसका इलाज कर लिया है, तो बड़े सिंपल से सटल साइंस हैं ये। इस समय हमें एक ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। हमें ऑन्कोलॉजिस्ट कभी भी कैंसर ढूंढना नहीं चाहता है, तो आप सबको अंडरस्टैंड करना होगा, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर मिस नहीं करना चाहता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उस समय अगर हम दिखाएंगे तो चीजें ये हैं कि अगर अर्ली स्टेज पर डायग्नोसिस हो सकती होगी तो उसकी हो जाएगी, और यदि कैंसर नहीं होगा तो किसी भी इलाज, जो नॉर्मल इलाज चल रहा है वही इलाज आपका चलेगा, बट यदि कैंसर की कोई संभावना हुई तो वो जल्दी पकड़ में आएगा, उसका जल्दी इलाज होगा। तो ये सिंपल से साइंस को हमें हमेशा याद रखना है। बिल्कुल। कैंसर में स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, दीज आर वेरी इजीली पिक्ड अप ऑन स्क्रीनिंग बेसिकली जैसे मैमोग्राफी का टेस्ट होता है, इसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती, कोई दर्द नहीं होता, इट्स स्लाइट डिस्कम्फर्ट, बट ये स्क्रीनिंग से बहुत जल्दी पकड़ में आता है। तो स्पेशली जिन लोगों में ऑलरेडी हमें डर है कि हो सकता है कैंसर, देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, या आपको कभी नहाते वक्त लग गया कि मुझे शरीर में कहीं गांठ लग रहा है, तो हमें जल्द से जल्द जाके दिखाना चाहिए किसी को। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है Yes. कि लैक ऑफ अवेयरनेस भी है इसका रीजन, जो लास्ट में इफ स्टार्टिंग के स्टेज में हमें ना पता लग के एंड में जाके सारी चीजें पता लगती है। आपने सर्वाइकल की बात की, सर्वाइकल बोन का इशू नहीं है? आई मीन सर्वाइकल कैंसर जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के मुंह का कैंसर को बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। ओके। ये हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉमन है, इससे इंडिया में सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी होती है, फीमेल्स में जो सबसे ज्यादा डेथ रेट्स है वो इसी में पाए जाते हैं। एंड ये बहुत इग्नोर्ड कैंसर है क्योंकि लिए हमें इसमें साइंस जो है अर्ली स्टेजेस के बहुत सटल साइंस है, जैसे कि सफ़ेद पानी जाना या हल्का फुल्का खून जाना। तो हम जो लेडीज़ है जनरली बोलते हैं कोई बात नहीं, ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, नोबडी टेक्स कि इसको हम सीरियसली ले। पोस्ट मेनोपॉजल हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो गई, अगर हल्की फुल्की है तो 1-2 पैड में अगर काम हो जाता है तो मोस्ट ऑफ देम थिंक कि कोई बात नहीं है, फिर हम देख लेंगे। बट जब तक वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको फिर पैरों में दर्द होने लगता है, आपको शरीर में वीकनेस होती है, इंडियन फीमेल्स में तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि अच्छा मुझे थकान हो रही है तो कोई बात नहीं, अनीमिया इज़ वेरी कॉमन, कि वो सोचता है कि हमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया, गोली खा ली एंड फिर हम ठीक हो जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा हो नहीं रहा है, जो सर ने बताया कि 3 वीक का आप डेडलाइन पकड़ लीजिए, तो अगर ये 3 वीक से ज़्यादा आपको थकान लग रही है या कोई भी आपको सिम्टम 3 वीक से ज़्यादा है तो आप जल्द से जल्द आइए। ओके, तो बहुत अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Yes. आपकी क्लिनिक की बात दोबारा करेंगे। क्लिनिक में किसी तरीके के आप लोग ट्रेनिंग ऐसी देते हैं जिससे लोग जो कैंसर से, क्योंकि यहाँ पर मॉरल सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घर में अगर किसी एक इंसान को और फैमिली मेंबर्स के लिए पूरा फैमिली बीमार पड़ जाता है, लेकिन अगर मॉरल सपोर्ट ना मिले तो उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वो हो जाती है, इनफैक्ट पेशेंट के साथ भी बहुत ज्यादा। तो आप लोग कुछ ऐसे उन्हें गाइडलाइंस वगैरह भी देते हैं कि नहीं, जब आपको कैंसर हो रखा है तो आपको इस तरीके की चीजें करनी चाहिए या लाइफस्टाइल ऐसा रखना चाहिए, क्या कुछ आप बताते हैं? बिल्कुल। मैं तो सिंपल सी चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे दादा दादी ने हमको सिखाई हैं, सारी अच्छी आदतें,
आप अच्छा खाना खाएं, घर का बना खाना खाएं, ज़्यादा तेल मसाले ना खाएं, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, शराब से दूर रहें, एक आपका अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा, स्ट्रेस ना लें। ये सिंपल सी चीज़ें जो होती हैं ये हमें कैंसर से प्रिवेंशन कराती हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पहले तो इन चीज़ों पर ध्यान दें। तो अगर कोई बुरी आदतें ही नहीं होंगी तो आप उस रिस्क जोन में ही नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, यदि कैंसर हो गया तो हम हमेशा कहते हैं कि कैंसर इज अ सिस्टमिक डिसीज। हमारी भाषा में ये कहा जाता है, कैंसर विशेषज्ञों की भाषा में, कि कैंसर इज अ सिस्टमिक डिसीज। बट एक और पॉपुलेशन के लिए हम कहते हैं कि कैंसर इज अ डिजीज ऑफ फैमिली, स्पेशली हमारी कंट्री में। क्योंकि अगर अर्निंग मेंबर को ही कैंसर हो गया है तो पूरी फैमिली डिप्राइव्ड हो जाती है, पूरी फैमिली एक तरीके से पॉवर्टी लाइन के बिलो चली जाती है। तो हमें उसको टाइमली ट्रीट करना है। सबको मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। तो हमारे सेंटर पे जो साइकेट्रिक काउंसलिंग पेशेंट्स की करी जाती है कि भाई आप इसे डरे नहीं। कैंसर का डर कैंसर से ज्यादा परेशान करता है, तो उससे डरे नहीं, उससे हिम्मत के साथ लड़ें। बहुत सारे सोशल सपोर्ट ग्रुप्स की हम हेल्प लेते हैं, जो कि कैंसर वॉरियर्स हैं, कैंसर सर्वाइवर्स हैं, वो पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं। तो उससे लोगों को हिम्मत आती है। हिम्मत से हम कुछ भी जीत सकते हैं। डेफिनेटली। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हम कैंसर का जो इलाज है जितने जल्दी शुरू करते हैं, जितने अर्ली स्टेजेस में ये डायग्नोस होता है, उतना इसका कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम्स डाउन। क्योंकि लिए हम उसमें बीमारी से ठीक भी हो जाते हैं, एंड जो भी हम कर रहे हैं उससे पेशेंट बेनिफिट मैक्सिमम हो पाता है। यानी कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ही जरूरी है। लाइक यू सेड कि दादा दादी कहते थे कि अच्छा खाओ, अच्छे वॉक करो, एंड छोटी छोटी बीमारियों को अगर आप इग्नोर भी कर दो एंड अपनी लाइफस्टाइल, क्योंकि मेडिसिन भी कई बार हम बिना मतलब के मेडिसिन वगैरह लेते हैं। Yes. दिस कुड बी द आल्सो द रीजन कि हमारे शरीर में बीमारियां हो रही हैं। बिल्कुल। तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो हर बात पे दवाइयां लेते हैं? हर बात पे दवाई लेना नहीं चाहिए। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि दवाई का यूज किसी भी चीज के लिए हमें मिनिमम करना चाहिए। जो चीजें हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल में, अगर हम किसी भी मेडिसिन पे डिपेंडेंट हैं, तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज कुछ लोगों को हेडेक हो रहा है तो थोड़ा एक फ्रेश एयर में वॉक कर लिया, सुबह गार्डन में वॉक कर लिया। थकान लग रही है बहुत ज्यादा तो एक एक्सरसाइज के शेड्यूल को या प्राणायाम के शेड्यूल को या योगा के शेड्यूल को अपने यहाँ ले आए। सब एक्सरसाइज ही है, कुछ भी गलत नहीं है। तो ये सारी चीजों को अगर लेके आएंगे तो बहुत सारी दवाइयों से बच सकते हैं। अगर कोई बीमारी चल रही है या कुछ प्रॉब्लम है तो शॉर्ट टर्म मेडिकेशंस आर ओके, बट लॉन्ग टर्म हमको किसी भी मेडिसिन से बचना चाहिए हमेशा। और कुछ ऐसा साइन एंड सिम्टम्स लगते हैं जैसा आप लोगों ने बताया तो डेफिनेटली हम ऑन्कोलॉजिस्ट से एक बार यस, कैंसर रोग विशेषज्ञ से हमेशा मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही जरूरी थी हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।